Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to study about the Hawthorne experiment which is given by Elton Mayo. Let me introduce myself. I am Megha Sharma, TOEICNET qualified in Industrial Relation and Labor Welfare. If you are preparing for UGC NET exam code 55 or code 17, EPFO, ALC or any other PSU's exams or HR related exams, then you can subscribe my channel, join my Telegram group for the related updates. Share with your friends also who is preparing for the same. So today we are going to start with the Hawthorne experiment which is given by Elton Mayo. एक्चुअली हमने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था FW टेलर का और ह्यूमन रिलेशन का हम ये आज पढ़ने जा रहे हैं हॉथर्न एक्सपेरिमेंट क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल्स का हमारा जो 3 हेनरी फॉल्स का था और FW टेलर का था वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया है सो बिहेवियरल स्कूल का हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि फर्स्ट जो है वो एल्टन मायो ने हॉथर्न एक्सपेरिमेंट दिया था इसमें और भी ऑथर थे जैसे कि एफ्रिज रोजर बर्जर करके एक ऑथर थे उन्होंने भी कंट्रीब्यूशंस दिया था और भी बहुत सारे जो वेरियस रिसर्चर थे उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था तो उसको हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं एल्टन मायो जो थे वो एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे सोशियोलॉजिस्ट थे और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट थे वो लेक्चर लेते थे यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में 1919 टू 1923 उसके बाद पेनिस्लेविया में वो चले गए थे जहाँ पे उन्होंने मोस्टली जो करियर था उनका वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में शेयर किया था 1926 से 1947 तक सो इंडस्ट्रियल रिसर्च के मेनली वो प्रोफेसर थे तो वहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन अलग से हमें पढ़ना है तो श्योरली नेट में इससे एक क्वेश्चन तो 110% आता है सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम और अगर अदर एग्जाम्स की भी बात कर रहे हैं हम तो उसमें भी आता ही आता है क्वेश्चन रिलेटेड टू एल्टन मायो और बिहेवियरल अप्रोच सो इनका जो मेन अप्रोच था वो ये था कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में बिहेवियरल जो अप्रोच था उसमें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में इनका मेनली कंट्रीब्यूशन था इनका जो टर्म था रिलेशनशिप बिटवीन पीपल कि जो मैनेजर्स हैं उनको किस तरह से सबऑर्डिनेट से जो हम हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ जैसे कि क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच था उससे ऑर्गेनाइजेशन जो है एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं नहीं कर पाती है पूरा क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच जो था वो प्रोडक्टिविटी पे फोकस था लेकिन यहाँ पे हम फोकस जो कर रहे हैं वो रिलेशन पे फोकस कर रहे हैं पर्सन के बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं और इस अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशियो टेक्निकल सिस्टम की तरह दिया गया है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो काम जो कर रहा है वो उसका एक इनफॉर्मल ग्रुप होगा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में अपना क्योंकि इंटरपर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है लोगों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन में तो इस तरह से इसका जो रूट है वो साइंस से इसलिए कहा गया है क्योंकि ये साइकोलॉजी से सोशियोलॉजी से इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की भी स्टडी करते हैं तो ये सारा जो है वो बिहेवियरल अप्रोच में कंसीडर किया जाता है ठीक है सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट हॉथर्न एक्सपेरिमेंट सो हॉथर्न एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ 1924 में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जो थी शिकागो में वहां पे इसको पहले स्टार्ट किया गया और जो इनिशियल टेस्ट था वो स्पॉन्सर किया गया था नेशनल रिसर्च काउंसिल के द्वारा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में ये आपको आ जाता है एग्जाम में सो ये आप याद रखिएगा नेशनल रिसर्च काउंसिल NRC और 1924 से स्टार्ट हुआ 1932 में ये एंड हो गया था हॉथर्न एक्सपेरिमेंट ठीक है इसमें जो जॉर्ज एल्टन मायो थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के उन्होंने इनिशिएट किया था इनवाइट किया था कि और भी जो स्टडीज हैं वो आए इसमें इंक्लूड हो और जो भी एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स आएंगे क्योंकि स्टडी अभी स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारे रिसर्चर्स जो थे वो इसमें ऐड हुए थे अकॉर्डिंग टू मतलब जो सा रिसर्च की फील्ड थी उसके अकॉर्डिंग उसमें ऐड हुए थे रिसर्चर तो ये जो हॉथर्न एक्सपेरिमेंट था जब ये स्टार्ट हुआ तो इसमें मेन जो प्रोजेक्ट था उनका स्टार्टिंग के टाइम पे वो ये डिफाइन करना चाहते थे कि जो फिजिकल वर्किंग कंडीशन है और वर्कर की प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई रिलेशनशिप है या नहीं है ठीक है फिजिकल वर्किंग कंडीशन जो आप वर्किंग करने के लिए जो वर्कर को प्रोवाइड कर रहे हो कंडीशन उससे वर्कर की प्रोडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है तो हम ये वन बाय वन जो इसके फेजेस हैं हॉथर्न एक्सपेरिमेंट के वो स्टडी करेंगे
सो जो फेजेस हैं, फर्स्ट जो फेज है वो हमारा एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो एलिमिनेशन पे हुआ था, लाइटिंग पे हुआ था 1924 से 27 में। ये एज इट इज क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम में कि एक्सपेरिमेंट जो हुआ था इसका कैसे, मतलब ये 4 जो आ जाएंगे आपको एज इट इज और इससे मैच द कॉलम होगा कि, इसलिए इसकी डेट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट है ये 27 28, इसको प्लीज आप कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि कहीं कहीं 29 भी लिखा है, तो मैंने 28 ज्यादा जगह देखा इसलिए मैंने 28 इंक्लूड कर दिया है। सो प्लीज बी कंफर्म कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से क्या है। वैसे मैं अगर क्वेश्चन डालूंगी तो मैं ये चेक करके डालूंगी नेक्स्ट टाइम। थर्ड जो हमारा है वो मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम है जो कि 28 से 30 में आया था, ये सब जगह सेम ही लिखा हुआ है। लास्ट जो है हमारा वो बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम है जो कि 1931 से 32 में आया था। वन बाय वन हम सारे फेजेस को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट जो है वो हमारा वो एक्सपेरिमेंट ऑन एलिमिनेशन है, लाइटिंग है जो कि 1924 से हमारा 27 तक था। सो इसमें मेन जो उनका इफेक्ट था वो चाहते थे देखना कि फिजिकल कंडीशन, जो अभी मैंने बात की कि फिजिकल कंडीशन से वर्कर की प्रोडक्टिविटी का क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो ये एक अगर आप लिख रहे हो तो ये लिख लो कि ये जो कंडक्ट किया था एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट को वो जॉर्ज ए पेनॉक ने किया था। Please write it down. That is, it is conducted by George A. Pennock. Experiment or elimination, because you are get confused with the Elton Mayo, because उन्होंने भी दिया था, but इसका जो mainly considered किया जाता है क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो आपका यही लिखा होगा कि एलिमिनेशन की जो स्टडी थी वो किसने दी थी, जॉर्ज ए पेनॉक ने दी थी। ठीक है, तो इसमें इन लोगों ने क्या किया था, एक कंट्रोल ग्रुप बनाया था और एक टेस्ट ग्रुप बनाया था। जो डिवाइड ग्रुप को डिवाइड कर दिया गया था वर्कर को 2 पार्ट्स में, और अमाउंट ऑफ लाइट जो कि फिजिकल फैक्टर है उसके थ्रू एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्या हाइपोथेसिस उनका ये था मेनली कि हायर एलिमिनेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है, मतलब जैसे कि ज्यादा हम उनको लाइटिंग देंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे, इस तरह से। तो उन्होंने क्या किया था, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, जैसे कि टेस्ट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, जैसे ये नेक्स्ट स्लाइड में है। टेस्ट ग्रुप एक ये आपका आ गया एक्सपेरिमेंट ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ग्रुप आल्सो, एंड दिस इज अ कंट्रोल ग्रुप। मतलब इसमें जो है वो एलिमिनेशन जो है वो कांस्टेंट होगा, और इसमें ये देखा गया कि जैसे कि हमने चेंजेस किए एलिमिनेशन में, लाइटिंग में जो चेंजेस किए, तो जैसे कि हमने क्या किया कि जो इल्यूमिनेशन था, जो लाइटिंग था उसको इंक्रीज कर दिया, ज्यादा बल्ब्स लगा दी, ज्यादा वॉट की बल्ब्स लगा दी, लेकिन प्रोडक्टिविटी इज स्टिल सेम। ठीक है, फिर क्या किया हमने, डिक्रीज कर दिया इल्यूमिनेशन को, तब भी प्रोडक्टिविटी सेम था। और ये जो हमारा मून लाइट मतलब बिल्कुल ही कम कर दिया, तब जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो डाउनवर्ड्स हुई। जब बिल्कुल बेयर लाइटिंग कर दी तब बिल्कुल बहुत कम, जिसमें आप मतलब देख नहीं सकते हैं, तब प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हुई। लेकिन डिक्रीज करने पे और इंक्रीज करने पे प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। और इधर जो कंट्रोल ग्रुप था वो प्रोडक्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। हमारा जो मेन रिजल्ट आया एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट का वो ये था कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एलिमिनेशन ऑफ लाइट एंड प्रोडक्टिविटी। सो इसमें हमने ये देखा। एवरीबडी वॉज क्लियर विद दिस, बिकॉज इसमें मेन यही था आपका कि प्रोडक्टिविटी जो है वो इफेक्ट ज्यादा नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई एक्चुअली, क्योंकि प्रोडक्टिविटी को कुछ और फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट कर रहे थे। फिजिकल फैक्टर दैट इज इन विच दिस इज टेस्टेड, दैट इज इल्यूमिनेशन डज नॉट इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। सो हम नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो है वो फेज 2 है 1927 टू 1928। एल्टन मायो और एफ रोजथर बर्जर करके दिया था, ये एफ भी लिखा होता है, फ्रिज जिसका नाम है पूरा।
इन्होंने क्या था, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट दिया था इन्होंने। फेज 2 जो था हमारा वो ये था हॉथरन एक्सपेरिमेंट का। तो इस टेस्ट में क्या था, जो रिसर्चर जो टेस्ट कर रहे थे, या उनकी जो हाइपोथेसिस थी कि प्रोडक्शन जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा कब, जब इंसेंटिव को हम इम्प्रूव करेंगे, इंसेंटिव ज्यादा देंगे, या जो काम करने एक वीक जो है वो हमारा छोटा हो जाएगा। जैसे 6 डेज का जो वर्क है वो अगर हम 5 डेज का कर देंगे, या रेस्ट और लंच पीरियड जो टाइम है वो फ्रिक्वेंटली ज्यादा करेंगे, तो उससे हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगा। उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक रिले असेंबली टेस्ट रूम, जैसे कि एक्सपेरिमेंट में लिखा है कि इन्होंने क्या किया कि 2 गर्ल्स को इन्होंने कंसीडर किया इसके लिए, और उनके मतलब रिले असेंबली टेस्ट रूम को चेक करने के लिए इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। और 2 एक्सपीरियंस्ड वर्कर वेर चूजन, और उनके जो को वर्कर्स थे 4 गर्ल्स एज अ को वर्कर उनको कंसीडर किया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, क्योंकि रिले का काम था तो वन जो चीजें थी, एक चीज को दूसरी चीजों से जोड़नी थी, तो ये टेलीफोन रिले असेंबली था एक्चुअली। तो इसमें क्या किया, क्योंकि ये जो काम था वो बोरिंग था, रिपीटेटिव था, तो इसमें जो है वो क्या किया गया कि नॉर्मल जो डिपार्टमेंट्स थे उसमें से सेपरेट एरिया में उन्हें भेज दिया गया। जो रिसर्चर था उन्होंने 2 असेंबलर को क्रिएट किया जो कि फ्रेंड्स थे एक दूसरे के। जो एक्सपेरिमेंट था उसको 13 पीरियड्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो ये आप याद रखिएगा कि कितने पीरियड में डिवाइड किया गया, 13 पीरियड में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें जो वर्कर था उनको कुछ एक सीरीज ऑफ प्लान और कंट्रोल चेंजेस जो थे उनके वर्किंग कंडीशन में, जैसे कि आवर्स ऑफ वर्क उनके चेंज किए गए, उनके टाइम पीरियड को रिड्यूस किया गया, मतलब फ्रीक्वेंटली इंक्रीज कर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा उनको इंटरवल दिया गया, वर्किंग आवर्स उनके चेंज हुए, वर्क डेज इंट्रोड्यूस्ड हुए, प्रोडक्टिविटी वाज सीन टू बी इंट्रोड्यूस्ड विद अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स फॉर फीमेल्स। जो वर्किंग आवर्स था, उन प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कब किया, जब फीमेल्स के लिए जो वर्किंग आवर्स था उसको कम किया गया, रिड्यूस किया गया, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज की गई। जैसे जैसे चेंजेस जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया तो एब्सेंटिज्म जो है वो कम हुई, मोरालिटी लोगों की इंप्रूव हुई जो साथ में काम कर रहे थे, और सुपरविजन की भी जरूरत वहां पे बहुत कम पड़ गई। तो ये देखा गया क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स को यहाँ पे डिटरमाइन किया गया, कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स जो थे वो प्रेजेंट थे, बट जो साइकोलॉजिस्ट थे वहां पे उन्होंने ये देखा जो हमारा ओरिजिनल सिचुएशन था जहाँ पे कोई रेस्ट नहीं था, कोई एडवांटेज नहीं था, बट अगर वो सेम सिचुएशन जब वहां पे किए गए तब भी ये देखा गया कि कोई चेंजेस नहीं हुए, रिडक्शन नहीं हुआ आउटपुट में। एक तो चेंजेस किए, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, जो हमारा सेकेंड फेज है उसमें बहुत सारी चीजें की गई हैं, तो इस वजह से जैसे कि हमने एक टेलीफोन रिले असेंबली जो है रूम वो क्रिएट किया, इसमें लड़कियों को लिया गया, कोवर्कर जो थी वो इसमें इन्वॉल्व थी। इसमें उन लोग की जो कुछ कुछ चीजें चेंज की गई, जैसे इंसेंटिव सिस्टम चेंज किया गया, जैसे 5 मिनट्स के रेस्ट प्रोवाइड किए गए, रेस्ट टाइम को फिर रिड्यूस किया गया, तो इस तरह से रेस्ट टाइम को रिड्यूस करके फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, मतलब जैसे एक बार 5 मिनट की रेस्ट मिलता था, 2 to 5 मिनट्स का जो रेस्ट मिलता था, तो उसको रिड्यूस करके उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, जैसे हर 2 आवर्स पे या 1 आवर्स पे 5 मिनट्स का रेस्ट, इस तरह से कर दिया। वर्किंग आवर्स जो है वो चेंज किए, वर्क डेज चेंज किए, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो इससे देखा गया कि प्रोडक्टिविटी जो है वो फीमेल्स में इंक्रीज की गई वर्किंग आवर्स, वर्क डेज को और चेंज करने के बाद। तो जब वो सारी चीजें हो गई तो एब्सेंटिज्म कम होने लगी, मोरालिटी इंप्रूव हुआ, लेस सुपरविजन की जरूरत पड़ी। लेकिन जब ये सारे फैक्टर्स जो थे उनको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो भी प्रोडक्टिविटी सेम थी। ये क्यों थी सेम? बिकॉज कहीं ना कहीं जो फीमेल वर्कर थी उनको एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होने लगा, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आ गई काम को करते करते, बिलोंगिंगनेस इंक्रीज हो गई एक दूसरे के प्रति। और वो कहीं ना कहीं इस दोनों की वजह से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेवलप हुई फीमेल वर्कर्स के एक दूसरे के बीच में। मतलब कहीं ना कहीं एक सुपरवाइजर के साथ भी एक एसोसिएशन डेवलप हुआ, इसलिए सुपरवाइजर के बाद मतलब हर वक्त डांटने के नहीं डांटते थे तो भी वो काम करते थे, और लेस सुपरविजन की जरूरत हो गई, और वर्कर्स जो है वो क्लोज हो गए, फ्रेंडली हो गए एक दूसरे के साथ।
तो इसमें ये जो जैसे कि हर वक्त हमें काम काम काम, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक दूसरे से अटैच हो जाते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और उससे जो होता है, खास करके गर्ल्स में ये चीजें देखने को मिली वहां पे, कि बहुत ज्यादा बिलोंगिंगनेस की फीलिंग्स जो है उनको आपस में आने लगी। तो वो अपने आप जो एब्सेंटिज्म रेट थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई यहाँ पे। तो इसमें हमें ये समझ में आया इस एक्सपेरिमेंट में कि मेनली जो है वो क्लोजली और फ्रेंडली रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी उससे भी इंक्रीज होती है। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, इट इज फेज थर्ड एंड विच कम्स इन। अच्छा, इसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि फर्स्ट जो है इंसेंटिव सिस्टम चेंज किया गया। जैसे देखिए ये वाला इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो इंसेंटिव सिस्टम को चेंज किया गया, मैंने बता दिया कि गर्ल्स को बहुत अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा पे दिया गया ग्रुप एक्टिविटीज के बीच में। विद इंक्रीजिंग टाइम, मैंने बताया रेस्ट पीरियड फ्रॉम 5 to 10 मिनट्स इंक्रीज कर दिया गया। उनकी 5 मिनट पहले ब्रेक मिलती थी, जो कि 10 मिनट्स दी गई, जो कि प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुई इसकी वजह से भी। रेस्ट पीरियड जो था वो फिर से यहाँ पे तो इंक्रीज किया गया, आपने देखा कि इंक्रीज किया गया, लेकिन फिर से वो टाइम जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, 5 मिनट से कर दिया गया। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी थी रेस्ट पीरियड की, उसको जो है वो इंक्रीज कर दिया गया, मतलब ज्यादा टाइम तक वो फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा मिलने लगी उनको। इससे क्या हुआ, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो गई फ्रीक्वेंसी की वजह से, क्योंकि एक बार ही 10 मिनट का ब्रेक मिल जाए वो ज्यादा अच्छा है, ना कि हर 1 घंटे पे 5 मिनट का मिले। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक कंटिन्यूटी चल रही है उसमें ब्रेक आती है, और फिर आपका मतलब काम से अगर मन हट जाएगा तो फिर वो क्या होता है, इससे प्रॉब्लम आती है। तो जो गर्ल्स थी उन्होंने कंप्लेन किया कि आप फ्रिक्वेंट जो रेस्ट पीरियड्स था वो हमारे इफेक्ट कर रही है फ्लो ऑफ वर्क को। सो उन्होंने क्या किया कि नाउ द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट पीरियड बिकम्स 10 मिनट्स एंड दे शुड ओनली बी ऑन मॉर्निंग एंड इवनिंग विद सर्विंग सम स्नैक्स। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने कि जब भी मॉर्निंग में और इवनिंग में जब ब्रेक देने लगे तो उसके साथ कुछ स्नैक्स और टी, तो ये भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज की। नेक्स्ट जैसे था, अभी मैंने बताया था कि जो वर्क डे थे वो चेंजेस करने लगे, जैसे वर्किंग डे लाइक संडे को उन्हें हॉलीडे अनाउंस कर दिया। जो तो इससे क्या हुआ, जो फीमेल्स थी वो भी बहुत ही अच्छे टाइम पे, मतलब एक कहीं ना कहीं उनके लिए एक दिन का ब्रेक हो गया। और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, जैसे वो कभी कभी अगर उनको कुछ वर्क है तो वो जा सकती हैं पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कुछ फ्लेक्सिबल। तो इसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारी इंक्रीज हुई। जैसे मैंने बताया लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड हो गई, क्योंकि गर्ल्स की जो मोरल थी वो इंक्रीज हुई। लो एब्सेंटिज्म हुआ, जो कि प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, एब्सेंट नहीं होंगे लोग तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। लेकिन जो रिसर्चर था उन्होंने क्या किया कि फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन पे बैक होना चाहते थे विथ सम अदर बेनिफिट्स। ठीक है, तो उन्होंने फिर से ये फाउंड किया कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो बिकॉज सेम थी, क्योंकि जो वर्कर थी, जो गर्ल्स थी, उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक पॉजिटिव चेंज जो है वो डेवलप हुआ। सारी जो ये चीजें हमने इन्वॉल्व किया, चेंजेस इन्वॉल्व किया, उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, स्टेबिलिटी आई एंड सेल्फ डिसिप्लिन हो गई। तो ये सारा जो है हमने फेज 2 में स्टडी किया। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज फेज 3 एंड इट कम्स इन 28 एंड एंड अप इन 30। सो ये जो था हमारा वो मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम था। सो इसमें हमने ये पढ़ा। जो हमारा मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम था, मेनली ये ह्यूमन एटीट्यूड्स को और सेंटिमेंट्स को देखने के लिए किया गया। ऑब्जेक्टिव ही ये था कि उनके जो सुपरवाइजर्स थे उनके टुवर्ड्स उनकी एटीट्यूड क्या है, कंपनी के टुवर्ड्स उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, वेजेस के टुवर्ड्स, मतलब उनकी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है उससे रिलेटेड, या प्रमोशन से रिलेटेड, या मोरल से, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व थी। इसकी वजह से जो है वो मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम को किया गया। सो मेनली इसमें क्या किया गया कि 20,000 जो है वो इंटरव्यू को कंडक्ट किया गया 1928 से 1930 के बीच में। जो टेस्ट की टाइमिंग थी वो 2 इयर्स के अंदर में 20,000 इंटरव्यूज किया गया। उसमें ये था मेन कि जो एम्प्लॉय थे उनकी परसेप्शन को डिटरमाइन करना था कि उनका बिजनेस मैनेजमेंट, इंश्योरेंस प्लान, सुपरविजन, सुपरवाइजर, प्रमोशन, वेजेस, फैसिलिटी, मोरल, ये सारी चीजें देखने के लिए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, एक सोशल स्ट्रक्चर मान रहे हैं।
तो जो इंटरव्यू था वो इनिशियली तो कंडक्ट किया गया डायरेक्ट इंटरव्यू के जैसा, जैसे कि डायरेक्ट इंटरव्यू में मेनली ये क्वेश्चन पूछा गया कि डू यू लाइक योर सुपरवाइजर और इज ही फेयर इन हिज जजमेंट एक्सेट्रा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कि आप अपने सुपरवाइजर से खुश हो, आपको काम कैसा लग रहा है, मतलब ये इस टाइप की, मतलब जैसे कि वर्कर इज सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड। तो इसमें ये हुआ कि जो इंटरव्यू प्रोग्राम था वो मेनली ह्यूमन बिहेवियर को जानना चाह रहा था कि उनके ग्रेवियांसेस क्या हैं, फैक्चुअल्स इंफॉर्मेशंस को लेने के लिए। तो इसमें ये फाइंड आउट किया गया कि थे इस जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इससे कहीं ना कहीं जो एक्सपेरिमेंट था वो उतना ज्यादा मतलब कंक्लूड नहीं कर पाया चीजें, क्योंकि आप डायरेक्टली पूछ रहे हो, मे बी वो आंसरेबल मतलब आंसर देना नहीं चाह रहे हो डायरेक्टली, मे बी उनकी जॉब पे इफेक्ट पड़े, ये सारी चीजों को सोच के जो वर्कर थे वो उतने अच्छे से आंसर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से या ऑब्जेक्टिव आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ रेफरेंसेस जो हैं, उससे कहीं ना कहीं मतलब उतनी सारी चीजें जो उनकी पर्सनल डिस्टरबेंस का कॉज है या जो डीपली रूटेड प्रॉब्लम है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सो ये वर्कर को मतलब एक सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन क्यों हो रहा है ये आप कंसीडर नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट जो था वो इन नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज जो था, मतलब जो इंटरव्यूअर थे वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लेंगे वर्कर से वो हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, और they train to listen more and to talk less. They are offering advice in respect of arguments or the complaint generally involve an employee social position in the group in which he worked. तो ये डिस्कवर किया गया कि वर्कर का जो वर्कर का बिहेवियर है या जो वर्कर का जो बिहेवियर है वो ग्रुप के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि हमने बैक में भी जो पढ़ा, हमने रिले वाले में भी यही पढ़ा हमने कि जो एम्प्लॉयज थी वो साथ में जब काम करने लगी तो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हुई, एब्सेंटिज्म रेट हमारा जो है वो कम हुआ। तो इसमें भी यही है कि जब हम ग्रुप इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया, मेनली हमने डायरेक्ट में और जो डायरेक्ट इंटरव्यू था और जो इनडायरेक्ट इंटरव्यू था, इसमें मेनली जो डिफरेंस है वो ये है कि डायरेक्ट इंटरव्यू में वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली नहीं कह पा रहे थे, बट नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज में जैसे कि उनका जो डीप रूटेड डिस्टर्बेंस है, जो आप बोलना चाहते हैं वो बोलिए, मतलब इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब एक अपॉर्चुनिटी टू टॉक, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनके ग्रीवियांसेस हैं उनको एक्सप्रेस करने का, जिससे कि जो उनकी मोरल है वो इंक्रीज हो वर्कर्स की, क्योंकि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनमें कोई डीप रूटेड डिस्टर्बेंस हो जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो इस तरह से क्या होता है ना कि जो ह्यूमन की बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंट प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे आप उनका, क्या उनके दिमाग में बहुत ज्यादा कोई चीज चल रही हो तो उससे अफेक्ट होगी आपकी प्रोडक्टिविटी। इस तरह से उनकी सेटिस्फैक्शंस को, उनके डिजायर्स को, उनके जो रिलेशनशिप है एक दूसरे वर्कर के साथ, उनकी वैल्यू सिस्टम क्या है, तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें ये मास इंटरव्यू प्रोग्राम किया गया। बट इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट था वो ये था कि जो मास इंटरव्यू किया गया उसमें ये डिस्कवर किया गया जो एम्प्लॉय का बिहेवियर है वो ग्रुप के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस्ड है, और ये जो स्टडी थी वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो पाई, जिससे कि जो रिसर्चर थे उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट फिर किया उसके बाद। इसमें हमने मेनली यही पढ़ा कि जो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव था वो एम्प्लॉय के एटीट्यूड को जानना चाह रहे थे, उनका क्या बिहेवियर है, ह्यूमन का भी क्या बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, एंड क्यों उनके सुपरवाइजर के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनके वेजेस के लिए। ये सारी चीज़ें जो है वो की गई 20,000 और मे बी 21,000 एम्प्लॉयज पे की गई 28 to 30 में। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मास इंटरव्यू का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। नेक्स्ट जो हमारा जो फोर्थ वन है वो बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम है। इसमें जो मेनली कंसीडर किया गया था ये कि जो वर्कर हैं वो जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका वो ये था कि इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है प्लांट्स में उनका क्या कॉज है और इन्फ्लुएंस है आउटपुट पे, कितना प्रोड्यूस करें उसका, मतलब एग्जैक्टली इनफॉर्मल जो ग्रुप्स हैं उनका क्या इफेक्ट है, क्या कॉज है। इसमें इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि 3 काइंड्स ऑफ जो वर्कर थे, जैसे कि एक वायरमैन है, एक शोल्डरमैन है और इंस्पेक्टर है, तो इनको डिवाइड कर दिया गया था, जैसे 14 थे टोटल, तो 9 वायरमैन, 3 शोल्डरमैन और 2 इंस्पेक्टर्स थे। ठीक है।
ये आपका यहाँ पे राइट डाउन है, तो ये 14 जो टर्म है वो ये आप याद रखिएगा, आते हैं पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। जो वर्कर थे उसमें ये था, मेनली जो काम उनका था वो ये था कि स्विचेस को फिक्स करना था जो सेंट्रल इक्विपमेंट थे उससे। तो इसमें भी वही था कि जो इक्विपमेंट्स थे वो टेलीफोन एक्सचेंज में यूज होने थे, तो कनेक्ट करने थे वायर्स को स्विचेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो भी पेमेंट था वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और जितने अच्छे से वो परफॉर्म करेंगे तो उनको बोनस भी प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रुप जो हमारा है उसके बेसिस पे, ग्रुप एफर्ट्स के बेसिस पे। और जो हाईली इफिशिएंट वर्कर्स हैं उन पे भी मतलब एक्सपेक्टेड था कि वो प्रेशर डालेंगे जो लेस एफिशिएंट वर्कर्स थे उन पे, क्योंकि ज्यादा जो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति जो कम कर रहा है कि मैं इतना कर रहा हूँ तुम नहीं कर रहे हो, तो वो दूसरे पे भी इफेक्ट मतलब डालेंगे। तो इस ये था जिससे कि क्या होगा कि बेनिफिट सबको होगा, और ये था हमारे एक्सपेरिमेंट का मेन मोटिव। बट जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, जो टारगेट था वो खुद डिफाइन कर लिए। टारगेट जो था, जो उन्होंने टारगेट दिया उससे जो वर्कर्स जो है उन्होंने प्लांट की जो टारगेट थी, वर्कर्स डिसाइडेड द टारगेट फॉर themselves which was lower than plant target. Done. भाई कंपनी चाह रही है 15 प्रोडक्ट्स बनाओ या 15 स्विचेस को ज्वाइन करो वायर्स के साथ, लेकिन वो क्या कर रहे हैं 10 स्विचेस को ही कर रही हैं। बट ये क्यों कर रही हैं, तो वर्कर ने कुछ रीजंस प्रोवाइड किए थे। वो ये थे कि अगर वो प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे तो जो कुछ वर्कर्स हैं वो उनको हटा देंगे या मतलब निकाल देंगे कंपनी से, ठीक है। अगर वो टारगेट कंप्लीट कर लेंगे तो वो क्या करेंगे, टारगेट को इंक्रीज कर देंगे नेक्स्ट टाइम। इस बार तो हमने 15 दिया, मे बी नेक्स्ट टाइम 20 दे दें, तो ये हमारा जो है स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि वर्कर्स जो है वो एक फैमिली की तरह वर्क कर रही है, अगर कोई कम कर रहा है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ले रहे हैं, और अपने वर्कर को, अपने साथ में जो काम करते हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ज्यादा भी प्रोड्यूस नहीं करने दे रहे हैं। मतलब सब लोग साथ में चलो, बिल्कुल जैसा जो कह रहे हैं सब लोग एक साथ करो, सब मतलब इस तरह का मतलब रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट किया गया। तो ये स्टडी में ये देखा गया कि जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए। और क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, यू आर गिविंग 8 to 9 hours और 10 hours इन ऑर्गेनाइजेशन, सो मतलब अपने आप वो हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी एक अच्छा गुड रिलेशन अपने कोवर्कर के साथ जो है वो बनने लगता है, और वो अच्छी बात भी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें जो है उन्होंने खुद अपना, मेनली उनका प्रॉब्लम ये था, वर्कर ये सोचते थे कि अगर वो जो हमें कहा जा रहा है, जो हमें आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कहा जा रहा है, अगर वो हम कर देंगे प्रोड्यूस, तो उनको फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था। उनका डिजायर था जो स्लो वर्कर्स हैं उनकी भी, उनको प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि भाई उनकी फैमिली से ये लोग अटैच होते थे कि वो लोग क्या खाएंगे अगर वो लोग की फैमिली अगर इसको हटा देगा, तो मतलब इस तरह से वो एक दूसरे से जुड़े होते थे, और वो इंटीग्रेटेड होते थे एक दूसरे के साथ। जो वर्क ग्रुप जो फॉर्मुलेट होती थी वो हाईली इंटीग्रेटेड सोशल स्ट्रक्चर थी, और जो इनफॉर्मल प्रेशर होता है वो एक दूसरे मेंबर्स में मतलब ऑलरेडी प्रोवाइडेड था। तो ये हमने जो है वो बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम से लर्न किया, और ये याद रखिएगा ये जो है वो डब्ल्यू लॉयड वार्नर ने दिया, और ये 14, और मेन रिजल्ट यही था कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। डन। सो नेक्स्ट इज द व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ हॉथरन एक्सपेरिमेंट। तो हमने ये पढ़ा हॉथरन एक्सपेरिमेंट में कि जो फाइंडिंग्स थी हॉथरन एक्सपेरिमेंट की वो ये थी कि सोशल बीइंग या इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ पैसा और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी ग्रुप में आप काम कर रहे हो, तो जो लोग आप साथ में कर रहे हैं, ग्रुप एक दूसरे का परसेप्शन को अंडरस्टैंड करना, ग्रुप की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। इसमें ये भी देखा हमने कि जो इसमें जो हॉथरन एक्सपेरिमेंट है वो बहुत सारी मैनेजेरियल स्किल्स को सजेस्ट किया, क्योंकि पहले था टेक्निकल था कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अब ह्यूमन एस्पेक्ट्स को भी ऐड किया गया इसके बाद, क्योंकि उसकी इन्फ्लुएंसेस जो थी, बिहेवियर की इन्फ्लुएंसेस ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ज़्यादा थी। इकोनॉमिक इंसेंटिव तो प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन नॉन इकोनॉमिक इन रिवॉर्ड्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसको भी सैंक्शन किया गया, सोशल रिवॉर्ड्स जो है वो प्रोवाइड किए गए।
इसमें जैसे कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये लिखा है कि फैक्ट्री जो है वो सोशल सिस्टम है और इनफॉर्मल ग्रुप जो है इन प्लांट जो है वो दोनों इक्वली अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, एज अ फॉर्मल ग्रुप जैसे अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। नेक्स्ट जो है हमारा है इकोनॉमिक मैन, जिसकी बात करें कि इकोनॉमिक मैन नहीं है, नॉन इकोनॉमिक भी इम्पॉर्टेंट है। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कर एटीट्यूड्स को चेंज करती हैं, वो के लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती हैं। और कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट की भी पॉसिबिलिटी है फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप के बीच में। सो ये इनकम्पैटिबल है और कोई भी नहीं चाहता भाई कन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इनफॉर्मल रीडर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इम्प्रेसिव होते हैं फॉर्मल के अकॉर्डिंग। जैसे ट्रेड यूनियन में हमने पढ़ा ना, इनफॉर्मल लीडर्स जो वो तो फॉर्मलाइज होते हैं मे बी, बट कोई कोई होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं उसका एक लीडर बना दिया गया और उसके जो वो कहेगा हम सब वही करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ऐसा, या उनको लगता है ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजर जो है वो हमेशा हमारे जो रिलेटेड चीजें हैं या ग्रुप से रिलेटेड हमें दूसरा अलग कर रहा है, इस तरह की चीजें हम सोचते हैं। तो जो इनफॉर्मल लीडर हमें जो चीजें कहता है वो चीजें हम ज्यादा समझ में आती है हमें। ट्रेड यूनियन भी जो है हमारा कहीं कहीं जो हमारा फॉर्म होता है तो उससे भी रिलेटेड हम उनकी बातें ज्यादा सुनते हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे मैनेजर्स या जो हमारे बॉस हैं वो जो चीजें बोल रहे हैं उसकी बातें हम ज्यादा सुनते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मल डायरेक्टिंग ग्रुप बिहेवियर जैसे कि आइडेंटिफाई किया ग्रुप की एटीट्यूड, उनके ओपिनियंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इफिशिएंटली, जो कि फॉर्मल लीडर की हम नहीं सुनते हैं उतना। तो ये हमारा जो है वो हॉथर्न एक्सपेरिमेंट जो है कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊं। और बहुत सारी चीजें और भी हैं इस एक्सपेरिमेंट में, बट मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑथर से रिलेटेड आएगा, या फिर जो ब्रीफली जो असर्शन रीजनिंग्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इसको प्लीज थॉरोली लर्न करें, बुक्स भी कंसीडर करें इसके लिए। Thank you so much. Subscribe my channel and see all my videos, previous videos, so that you get benefited from those all videos. थैंक यू। नेक्स्ट जो है वो मैरी पाकर फॉलेट का जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो उस पे बनाएंगे। सो आप देखिएगा उसको भी। थैंक यू सो मच।